हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर जिसमें हम देख रहे हैं अधिगम के बारे में यानी कि लर्निंग के बारे में। देखो अभी तक आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा तो आपने पढ़ा बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में पढ़ा कि यानी बच्चा का कैसा विकास होता है, बच्चा गर्भ में होता है तो किस तरह का विकास होता है, प्रीक्लेम्सिया क्या होता है यानी कि गर्भ में क्या-क्या दिक्कतें देखने को मिलती है। वही बच्चा जब गर्भ से बाहर निकलता है यानी कि उसका बाहर निकलने के बाद कौन-कौन स्टेज आता है, पहला मंथ, दूसरा मंथ में क्या-क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, क्या-क्या अच्छाई होती है, क्या-क्या बुराइयाँ, बच्चा कैसे समाज में आकर के सीखता है, उसका सामाजिक डेवलपमेंट, उसका इमोशन डेवलपमेंट, उसका सांवेगिक डेवलपमेंट, ठीक है? यानी कि उसका सब कुछ डेवलपमेंट हमने पढ़ा, ठीक है? शारीरिक जितना भी डेवलपमेंट होता है वो सब पढ़ा। उसके बाद में मनोसामाजिक पढ़ा, मनोविश्लेषण। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने विकास के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि बच्चा कोई कैसे सीखता है, ठीक है? अभी तक उसका शरीर का जो विकास हो रहा था वो हम देख रहे हैं कि बच्चे का दाँत कब निकल रहा है, कब बच्चे का माइंड डेवलपमेंट, कब उसका बुद्धि विकास हो रहा है। लेकिन आज के जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि बच्चा कोई है, बच्चा कैसे बाहर की दुनिया में जाता है, तो कैसे सीखता है, कब उतार आता है, कब चढ़ाव आता है और कौन-कौन से लोगों का नाम आता है जिन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक जी का आता है नाम, वाटसन जी का नाम आता है, स्किनर का नाम आता है, कोहलर के ले लिया जाए, पावलॉग, ये सब क्या इन्होंने सब अपनी-अपनी एक सिद्धांत दिया। किसी ने अपने बच्चों पे सिद्धांत किया, किसी ने तो चिंपांजी पे किया, किसी ने जानवर पे यानी कि कुत्ते पे, बिल्ली पे, सबने अपनी-अपनी एक सिद्धांत दिया, जिसमें कि प्रयास माने यानी कि कोई बच्चा सीखता कैसे है, शुरू से क्या करता है, उसके सामने कोई सॉल्यूशन यानी कि कोई कठिन कार्य रख दिया जाता है, तो बच्चा कैसे क्या-क्या कर के बच्चा सीखता है। तो हम यहाँ पे सीखने की चीज़ देखेंगे कि बच्चा क्या-क्या करके सीखता है। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखो यहाँ पे लिखा है अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यानी कि अगर आपने थंबनेल में ही देखा होगा अधिगम लिखा है, तो पहले जो टॉपिक रहता है उसको टॉपिक का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अधिगम कहते किसे हैं, तो अगर आपको पता नहीं कि अधिगम किसे कहते हैं, आपको अधिगम की विशेषता तब तक नहीं पता चलेगी। अधिगम की बहुत सारी विशेषता आता है, वक्र आता है, कारक आता है, अधिगम कैसे किया जाता है। तो आप अगर अधिगम के बारे में जाने रहेंगे तभी तो अधिगम की जो भी क्वालिटी होती है वो आप समझ पाओगे। तो अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, ठीक है? अधिगम को कहते हैं इंग्लिश में लर्निंग। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यानी कि कोई चीज़ सीखते हो तो प्रत्येक प्राणी एक क्या होता है, सामाजिक प्राणी होता है। हम सभी जानते हैं तो वो समाज में रहता है, समाज में रहता है तो कोई भी चीज़ देखता है तो वो अपने अंदर सीखता है। ये ठीक है? अब आगे बात किया जाए, अगला पॉइंट पे है अधिगम क्या होता है। एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जो क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि कोई शिशु है, माँ के गर्भ से बाहर निकला है, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कि क्या करता है, कोई मनुष्य, कोई पुरुष, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है अपने संसार से, अपने परिवार से, अपने समाज से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जो भी उसने सीखा है, जो भी उसने ज्ञान ग्रहण किया है, वही ज्ञान, वही सीख करके क्या करता है, अपने व्यवहार में दिखाता है। जैसे कि आपने हमसे कुछ ना कुछ पढ़ा, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो आपने हम चाइल्ड डेवलपमेंट तो पढ़ रहे हैं, तो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ा, पढ़ करके क्या किया, आपने एक एग्ज़ाम को पास किया। इसके अलावा भी आपने क्या व्यवहार में दिखाया कि आपने जैसे पढ़ते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हो ना, तो इसमें बालक के बारे में, बालक के विकास के बारे में पढ़ते हो। तो जो आपके बालक होगा तो आप अपने बालक को विकास को बढ़ते क्रम में देख पाओगे। अगर कमी होगी तो आप जो आपने सीखा तो आप समझ पाओगे ना कि हमारा बच्चा कम बढ़ रहा है, जितना बढ़ना चाहिए उसका डेवलपमेंट कम हो। तो आपने क्या किया, आपने पहले सीखा है तभी तो आप जान पा रहे हो कि बच्चे का विकास सही से हो रहा है, सही से नहीं हो रहा। तो आपने ये क्या किया, आपने व्यवहार दिखाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जो अधिगम में काउंटिंग नहीं किए जाते, लेकिन यानी कि अधिगम की श्रेणी में नहीं आते। जैसे कि एग्जाम्पल पे 2 पे ले लिया जाए, जैसे कि आपको थकान लग गया, कोई काम करके आप थक गए हो, तो आपको वो सीखने में काउंटिंग नहीं किया जाए, ठीक है? यानी कि थकान क्या होगा, व्यवहार में चेंजिंग तो लाया, यानी आप कोई काम करके थक गए हो, आप बिस्तर पे लेटे हो, तो ये जो दिखा रहा है वो क्या हो रहा है, ये व्यवहार में चेंजिंग तो हो रहा है। लेकिन ये व्यवहार में जो चेंजिंग हुआ, जो थकान आपको महसूस हुआ है, वो अधिगम नहीं कहलाएगा, वो सीखना नहीं कहलाएगा। उसके अलावा बीमारी हो गई, ठीक है? आपको बुखार आया है, आपको खाँसी आया है, आपकी छींक आया है, तो आपके व्यवहार में चेंज, यानी कि नॉर्मल दिन से आप थोड़ा अलग दिख रहे हो, तो व्यवहार में चेंजिंग आया। लेकिन ये भी चेंजिंग जो आया है ना, वो भी आप सीखना नहीं कह सकते हो। उसके अलावा डर भी आपको, यानी कि कोई आपने डरावना चीज़ देख लिया, आपने सपना देख लिया, ठीक है? यानी कि आप रात को सोए हो, अचानक से आपको सपना दिख रहा है, तो आप डर गए हो, तो आपके व्यवहार में चेंजिंग आ गया, ठीक है? लेकिन अभी हमने आपको बताया कि सीखना क्या होता है? व्यवहार में चेंजिंग लाना ही क्या होता है, सीखना होता है। लेकिन बहुत से सारे ऐसे डेवलपमेंट होते हैं
यानी कि बहुत सारे ऐसे सीखने के डेवलपमेंट होते हैं जो सीखने में काउंटिंग नहीं किए जाते। जैसे हमने थकान की बात किया, बीमारी की बात करी, डर की बात करी, दवा खाने में जो डर होता है, ठीक है? या परिपक्वता, ये सब क्या होते हैं? ये सब अधिगम की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है? व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं, ये अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो श्रेणी में आते हैं, जैसे कि हमने क्या बात किया? जिससे कि हो जाता है कि आप अभी प्रेरणा हो रहे हो, आपको कोई चीज़ जानने की इच्छुक हो रही है, आपको रुचि हो रही है, आपको प्रेरणा मिल रही, ये सब क्या होता है? ये सब अधिगम सीखने की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? तो वहीं पे यहाँ पे बात करें, अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है जो क्या होता है, जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति क्या करता है, सीखना प्रारंभ कर देता है। वही हम लोगों ने भी बात किया, अधिगम क्या होता है, ये प्रक्रिया होती है जो जीवन भर क्या होती है, चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, यह जिसके द्वारा हम व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। वही बात है कि हमने भी जो बताया कि जो आपने ज्ञान देखा, अपने सामने देखा, अपने समाज से देखा, अपने अगल बगल से देखा, अपने टीचर से देखा, अपने सहयोगी से देखा, अपने साथी से देखा, अपने माता पिता से, जो भी आपने अपने बड़ों बुजुर्गों से, अपने छोटों से आपने जो भी ज्ञान सीखा, अपने ज्ञान सीख करके जो भी व्यवहार में वो दिखाए, वो क्या होता है, सीखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ सीखा, अपने दिमाग में रहे तब तो वो भूल जाओगे, वो सीखना नहीं कहलाएगा। लेकिन आपने व्यवहार में दिखा दिया तो वो क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। जब अब अगले चलते हैं, अब आइए पढ़ते हैं अधिगम की विशेषता क्या होती हैं। तो पहले नंबर पे है, अधिगम क्या होती है, सार्वभौमिक होती है, ठीक है? यानी कि अधिगम जो होता है सार्वभौमिक उद्देश्यपूर्ण होता है, हर जगह पे क्या होता है, यह पाया जाता है। यहाँ सार्वभौमिक यानी कि जैसे कि हर एक फील्ड में आप कुछ ना कुछ सीखते हो, यानी कि अब ऐसा नहीं कि आप कोई एजुकेशन वाला चीज़ देख रहे हो, ठीक है? यानी कि पढ़ाई पढ़ रहे हो तभी आप सीख सकते हो, आप कुकिंग फील्ड में कुछ ना कुछ सीख सकते हो, आप सिलाई सीख सकते हो, आप बिजनेस वाला सीख सकते हो, आप सिंगिंग सीख सकते हो, आप डांसिंग सीख सकते हो। बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप क्या करते हो, सीखते हो। मज़दूरी करते हो तो कुछ ना कुछ सीखते हो, कोई घर पे ही अकेला वैसे ही बैठा रहता है तो कुछ ना कुछ अपने घर से सीखता रहता है, ठीक है? यानी कि कोई काम कर रहा है तब भी कुछ ना कुछ सीखता है, और जो काम नहीं करता अपने घर में बैठा तब भी वो क्या क्या करता है, अपने अगल-बगल से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है? अगला नंबर पे क्या है, जीवन पर्यंत अनुभव का संगठन होता है। यानी कि आपने जो भी सीखा है तो आप सीख करके जो जो भी आपने देखी, जैसे मानिए कोई बच्चा होता है, शिशु होता है, ठीक है? तो उसकी जब उसका शारीरिक, उसका मानसिक जब डेवलपमेंट कर जाता है तभी तो बच्चा कोई सीखता है। वैसे अगर उसका मानसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो तो बहुत कम सीख पाएगा। जैसे जैसे कि 2 महीने का बच्चा ले लिया जाए, 1 महीना का बच्चा ले लिया जाए, तो जो आप अभी के टाइम पे सीख रहे हो, उस बच्चे को थोड़ी ना सिखा सकोगे। यानी कि उससे सिखा दो कि ए फॉर एप्पल किसे कहते हैं, तो उसको तो कुछ नहीं पता होगा। लेकिन वहीं पे जब बच्चा 5 साल का, 6 साल का बच्चा हो जाता है तो क्या हो जाता है, बच्चा सीख जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा कोई चीज़ जब सीखता है तो वह धीरे-धीरे स्टेज होकर, यानी कि अनुभव करके वो क्या करता है, सीखता है। अगर उदाहरण के लिए समझे हम यहाँ पे, तो देखो अगर कोई बच्चा है, ठीक है? कोई बच्चा है, आप उसको क्या करते हो, जलते दिए दे दो, ठीक है? यानी कि कोई बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे मिटा देते हैं। यानी कि कोई बच्चा यहाँ पे बैठा है, ठीक है? यहाँ पे दिया रख दिया जाए, यानी कि दिया क्या हो, जलता रहे। तो बच्चा तो पहले शुरू में जाएगा तो उसको दिए पे, यानी कि जो जलता लोहा है उस पे हाथ लगाएगा। अगर उसको जल जाएगा तो हाथ हटा लेगा, ठीक है? यानी कि उसको समझ में आ गया कि क्या होता है, इस पीले लवे से क्या होता है, हमें जलन की महसूस होती है। अगर आप उसको दोबारा दोगे ना, तो आप भले चाहे जितना प्यार दुलार से दे दो ना, तो बच्चा उस जलती लोहे को नहीं छुएगा। उसने क्या किया, उसने पहले जो उसने छुआ था तो उसने अनुभव किया कि हाँ, हमें पहले जब हमने छुआ था तो उसको जलन महसूस, मैं जल गया था। अगर अब की बार देंगे तो मैं नहीं जलूँ, मतलब अब की बार मैं नहीं छूऊँगा। तो बच्चे ने क्या किया, अनुभव के द्वारा ही बच्चा क्या किया था, सीखा था, ठीक है? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला नंबर पे है, सीखना परिवर्तन होता है, ठीक है? यानी कि देखो, आप वही बात है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जो भी आप पढ़ते हो, उसके बाद साल भर, 2 साल या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता बाद आप नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाता है, कोई भी मनुष्य वो भूल जाता है, ठीक है? वहीं पे आप अभी कुछ भी आपको नहीं याद आ रहा, ठीक है? अभी कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ रहा, जैसे छोटा बच्चा है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता, यानी कि ए टू जेड नहीं पता होता। लेकिन वहीं पे बच्चा जब स्कूल जाता है तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखता है, ड्राइंग करना सीखता है, उसको ए फॉर एप्पल, ABCD अच्छा आ जाता है, छोटा-बड़ा आ जाता है, गिनती आ जाता है। तो बच्चा क्या होता है, उसको पहले तो नहीं आता था, जब स्कूल गया तो सीख गया। तो सीखने में क्या हो गया, परिवर्तन, यानी कि पहले की तुलना में और अब की तुलना में क्या हो गया, बहुत फ़र्क हो गया है। वैसे ही एग्ज़ाम पे ले लिया जाए कि आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, और एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद जो भी आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई वो आप महसूस कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो सीखना क्या हो गया, परिवर्तन होता है। यानी कि कभी हो सकता है कि आप सीख भी सकते हो, और कभी होता है आपको जो भी आपने सीखा वो भूल भी सकते हो। तो सीखना क्या होता है, सीखना एक परिवर्तनशील होता है।
अगला नंबर पे क्या है, सीखना अनुभव का संगठन होता है। वही हमने जो भी आगे बात किया कि क्या होता है कि बच्चे को जलती लौ दे दिया आपने, यानी कि पहले कोई बच्चा है, बच्चे को जलती लौ दे दिया आपने, तो बच्चा तो पहले उसको नहीं पता था कि ये क्या है, तो उसने क्या किया, दिए पे हाथ रख दिया तो वो जल गया। क्या जलता हुआ दिया दोगे उसे, तो बच्चा नहीं छुएगा। क्यों नहीं छुएगा? क्योंकि वो जान गया है कि हमने पहली बार जब छुआ था उसको दिए को तो मैं जल गया था। तो बच्चे ने क्या किया था, अनुभव किया, यानी कि पहले वो सोचा कि हाँ हम पहले इस तरह की कोई चीज़ हमने देख लिया था, तो हमें जब मैंने छुआ था तो मुझे जलन महसूस हो रही थी। तो बच्चे ने क्या किया, अनुभव किया। तो सीखना क्या होता है, एक अनुभव का संगठन होता है। सीखना क्या होता है, खोज होता है। ठीक है, यानी कि देखो आप जब यूट्यूब पे सर्च करते हो, ठीक है, यानी कि आपको कोई क्लास नहीं मिलता है, जैसे कि आपको अधिगम के क्लास नहीं मिलता है, ठीक है, आपको अधिगम क्लास मान लिया पढ़ना है, तो अधिगम को अगर आपको क्लास पढ़ना है, आजकल का तो बहुत ईजी साधन है, जैसे कि आपके पास बुक भी नहीं है, आपके पास नोटबुक्स भी नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई भी आपके पास नहीं है पढ़ने वाला चीज़, तो आजकल तो बहुत आसान है सीखने के लिए। आप मोबाइल पे सर्च कर देते हो, ठीक है, मोबाइल पे सर्च करके कि किसी भी क्लास देख सकते हो। तो ये सीखना क्या हो गया, यानी कि सीखना एक खोज होता है। ठीक है, वही बात है, सीखना क्या होता है, एक खोज होता है। अगला बात क्या है, सीखना एक कर्मिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि सीखता कोई बच्चा है तो एक क्रम से सीखता है। जैसे कि मान लिया जाए कोई शिशु बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा तो जब स्कूल जाता है तो पहले उसको ABCD पढ़ाया जाता है। ठीक है, पहले उसको ABCD पढ़ाया जाता है। अगर लिखाया भी जाता है तो पहले पहले ए हल्का सा मतलब हल्का हल्का लिखा रहता है, तो बच्चे को दे दिया जाता है होमवर्क की बच्चे को उसी पे जो ए लिखा था वहीं पे धीरे धीरे ऐसे लिखना शुरू कर दे। ठीक है, उसके बाद में उसको छोटा लेटर में बड़ा लेटर में धीरे धीरे दिया जाता है, फिर एक अंक का गिनती दिया जाता है, फिर 2 अंक का गिनती दे दिया जाता है, पहले जोड़ फिर घटाओ ऐसे से आता है। ठीक है, यानी कि पहले ABCD आता है, उसके बाद में एप्पल आता है, यानी कि 2-2 वर्ड का, फिर 3-3 वर्ड का, फिर 4-4 वर्ड का, ऐसे दिया जाता है ना। ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है कि बच्चा आज ही स्कूल गया उसके दूसरे दिन ही या पहले ही दिन क्या दे दी जाए, 2-3 क्लास का बुक दे दिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता, बच्चे को जो फर्स्ट वाली क्लास होती है वही दे दिया जाता है। तो सीखना क्या होता है, एक कर्मिक होता है, एक प्रक्रिया होता है। कोई भी चीज़ सीखा जाता है तो एक क्रम से सीखा जाता है। जैसे कि आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो उसका फर्स्ट पेज पढ़ते हो। ठीक है, जैसे कि आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा था तो पहले चाइल्ड डेवलपमेंट का इतिहास पढ़ा, उसके बाद में धीरे धीरे चाइल्ड डेवलपमेंट की परिभाषा पढ़ते हो, अर्थ पढ़ते हो, उसकी विशेषताएं पढ़ते हो, उसके बाद जो भी सिद्धांत आते हैं वो पढ़ते हो। तो सीखना क्या होता है, एक क्रम होता है, यानी कि कोई चीज़ आप जब जानना चाहते हो तो एक क्रम से जानते हो। यह क्या होता है, समस्या प्रधान की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि आपने कोई चीज़ सीखा ना, तो आप सीख करके क्या करते हो, ज्ञान में शामिल करते हो। ठीक है, अपने सॉल्यूशन को निकालते हो। तो वही जो सिलेबस, जैसे कि आपने कोई चीज़ सीखा, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी की कार्य करने की एक प्रवृत्ति होती है। कार्य के द्वारा ही अपने जीवन के क्या करता है, रक्षा करता है। अब जब रक्षा किया, यानी कि कोई कार्य करके रक्षा किया, रक्षा कैसे किया, आपने जो भी सीखा था, जो भी नॉलेज ग्रहण किया था किसी अलग पर्सन से, तो अपने कार्य को करते हुए जो किया गया, अपनी समस्या का प्रावधान किया, अपने जीवन की रक्षा की, तो क्या होता है, समस्या का प्रावधान प्रक्रिया होता है। अब अगला पार्ट किया जाए, मतलब सीखना होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। अब आपको तो अधिगम के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि अधिगम को सीखना कहते हैं। तो अब सीखने के कारक पढ़ते हैं, यानी कि अधिगम में ऐसा क्या होना बहुत ज़रूरी है कि अधिगम यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है और बढ़ जाए। बहुत से सारे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभिप्रेरणा लिखा है, आयु लिखा है, परिपक्वता लिखा है, बुद्धि, थकान, शारीरिक, मानसिक, ये सब लिखा। तो अब यहाँ पे ये समझे कि ये सब वर्ड क्या करे, यानी कि कहाँ कहाँ से इंक्लूड होकर के सीखने की जो गति होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकती है। तो भाई जो अभिप्रेरणा होती है ना, जो आपके पास अगर अभिप्रेरणा यानी कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है ना, तो आप कोई चीज़ नहीं सीख सकते हो। आपके पास मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। खुद से यानी कि खुद से मोटिवेट हो सकते हो, तभी आप कोई चीज़ें नॉलेज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके पास एक मोटिवेशन चीज़ है, क्या है कि आपको आपको पढ़ करके क्या होना, आप टीचर बनना है, आपको पैसा कमाना है। ये नहीं कि आप पढ़ कर को नॉलेज, आपको नॉलेज के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आप तो पढ़ रहे हो एग्ज़ाम को पास करने के लिए। एग्ज़ाम के पास करने के अलावा आप क्या कर रहे हो, आप टीचर बनना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो। मेन मोटिवेशन आपका चीज़ है पैसा कमाना। आप पैसा कमाने के लिए आप मुझसे पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ करके एग्ज़ाम को पास करोगे, एग्ज़ाम को पास करके आप क्या करोगे, टीचर बनोगे, उसके बाद कहीं आपको पैसा मिलेगा। तो आपको मोटिवेशन क्या हुआ, आपको मोटिवेशन हुआ पैसा। उसके अलावा क्या हो सकता है, आप देखो सिलाई करते हो तो आप एक अच्छा टेलर बनने के लिए सिलाई करते हो, आप कुकिंग फील्ड में जाते हो एक अच्छा मास्टर शेफ़ बनने के लिए, आप डांसर बनते हो एक अच्छा सिंगिंग बनने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी फील्ड होती है जहाँ पे आप करते हो, आपका कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन यानी कि कुछ ना कुछ, जैसे आप टीचर, यानी आप टीचर का ही एग्जांपल ले लीजिए।
तो आप पैसा कमाना चाहते हो, तो पैसा कमाने के लिए आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है? तो यानी कि कोई ना कोई माध्यम हुआ, तो उस माध्यम के ज़रिए ही आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हो। तो अभिप्रेरणा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अभिप्रेरणा से ही क्या करते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो। अगला नंबर पे है आयु, ठीक है? यानी कि आयु का होना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, जब उसके बच्चे की उम्र ही नहीं होगा, तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? यानी कि देखो, बच्चा जब छोटा होता है, माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, तब उसको वो चीज़ें नहीं सिखा सकते जो आज के ज़माने में आप सीख रहे हो। यानी कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई कुछ भी सीख रहे हो ना, तो वो छोटे बच्चे को थोड़ी ना सिखा सकते हो। यानी कि आयु का बहुत सारा फ़र्क होता है। छोटा बच्चा कुछ और सीखता है, वहीं पे बड़ा होता कुछ और सीखता है, ठीक है? यानी कि अभी आपने पढ़ा कि सीखना क्या होता है, ये कर्मिक होता है। बच्चा के जैसे-जैसे उम्र जाता है, बच्चा कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है। तो आयु के हिसाब से ही कुछ ना कुछ कोई सीखता है। अगला नंबर पे है परिपक्वता। देखो, अभी तक आपने पढ़ा, अभिप्रेरणा पढ़ा, आयु पढ़ा। जैसे कि हमने बात किया कि अधिगम के लिए, सीखने के लिए मोटिवेशनल होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशनल होने से आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई ताकत मिलती है। उसके अलावा भी क्या होना चाहिए, आपके पास एक उम्र होना चाहिए, आयु आयु होना चाहिए, एक सीमा होना चाहिए। यानी कि कोई बच्चा है, उसका जब मानसिक डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट होने के अलावा उसका जब फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, तब कोई चीज़ें सीखने में ज़्यादा काउंट, यानी कि कोई बच्चा जल्दी सीख सकता है। अगर ये दोनों डेवलपमेंट ना हो, यानी कि मानसिक उसका डेवलपमेंट ना हुआ हो और उसका शारीरिक डेवलपमेंट ना हुआ हो, तो वो चीज़ें जल्दी नहीं सीख पाएगा। देखो, वहीं पे कोई बच्चा उसका जब मानसिक नहीं, यानी कि कोई आपके बहुत सामने आप देखते होते हो, कोई पागल लड़का होता है, तो वो जल्दी चीज़ें नहीं सीख सकता है। ये होता है तो वो चीज़ें नहीं सीखता था। क्यों नहीं सीख पाता है? क्योंकि वो बाहर लोगों से मिल नहीं पाता है, बाहर कुछ सबसे सही से घुल मिल नहीं पाता है, इसलिए चीज़ें नहीं सीख पाता है। तो इन दोनों के अलावा भी आपके पास परिपक्वता, यानी कि आपके पास मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। परिपक्वता से क्या होता है, आपको सीखने की जो लर्निंग होती है, वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या है, बुद्धि। बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि से ही क्या कहते हो, आपके पास आप अभिप्रेरणा हो सकते हो। यानी कि आप ये पास तीनों आपके पास है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, तो क्या हो सकता है, आप कोई चीज़ें नहीं सीख पाते हो। आपको चाहे जितना कोई सिखा सके, ठीक है? अगला नंबर पे है थकान। आपको अगर थकान लगी है, तब भी आप कोई चीज़ें नहीं सीख सकते हो, चाहे जितना आपको कोई दिल लगा के सिखाए। अगले नंबर पे क्या है, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। यानी कि आप शरीर से भी स्वस्थ हो, मानसिक भी स्वस्थ हो, तब आप कोई चीज़ें सीख सकते हो, उसके अलावा नहीं सीखते हो। सीखने, यानी कि आपके पास सीखने की इच्छा है, ठीक है? आपको जानने की इच्छा है, तभी कोई चीज़ ज़बरदस्ती से आप कोई चीज़ें नहीं सीख सकते हो। आपके पास सीखने की एक इच्छा होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, आकांक्षा होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी अभिवृत्ति होना चाहिए, आपके पास अभिक्षमता होना चाहिए, ठीक है? यानी कि हमने अधिगम के कार्य में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा, जैसे कि अभिप्रेरणा होना चाहिए। आपके पास अभिप्रेरणा, यानी कि आप मोटिवेशनल हुए रहोगे, तभी आप क्या करते हो, कोई चीज़ सीख सकते हो। आपके पास एक प्रॉपर आयु होना चाहिए, ठीक है? आयु के हिसाब से भी आप बहुत बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। उसके अलावा क्या होता है, परिपक्वता, आपके पास मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास बुद्धि होना चाहिए। आप थकान में रहोगे तो आप चीज़ें नहीं सीख सकते हो। शारीरिक तरह से मानसिक स्वास्थ्य अगर रहेगा, तभी चीज़ें सीख सकते हो, अगर नहीं रहेगा तो आप नहीं सीख सकते हो। आपके पास सीखने की एक इच्छा होना चाहिए, सीखने की क्या होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, आकांक्षा होना चाहिए, अभिवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है? अभिक्षमता होना चाहिए। बहुत सारी टॉपिक आप अपने मन से बना सकते हो कि यहाँ से क्या हो जाता है, अधिगम के जो लर्निंग की जो कारक होते हैं, वो बढ़ सकते हैं। अब अगले स्लाइड पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिख रखा है हमने। एक होता है व्यक्तिगत कारक, यानी ये अधिगम में ही है। एक होता है व्यक्तिगत कारक, एक होता है पर्यावरणीय कारक। अब ये क्या होता है, यहाँ पे ये लिखने का ये मतलब निकल रहा है कि आप कोई चीज़ सीखते हो, तो अगर आप कोई चीज़ सीखते हो, वो खुद से सीखते हो, आपको कोई किसी ने कहा ना, आपको कोई फ़ोर्स किया, तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत। यानी कि आप पर्सनल, आप अपने व्यक्तित्व से कोई चीज़ सीखते हो, तो वो कहलाता है व्यक्तिगत कारक। अब पर्यावरणीय कारक वो कहलाते हैं, जैसे कि आपके मम्मी-पापा, आपके समाज वाले आपसे कहे कि आप ऐसा चीज़ बन जाओ, आप ये काम करो, यानी कि कोई आपको राय दे, आप वो चीज़ें करो, तो वो कहलाता है पर्यावरणीय कारक। जैसे कि आप कुछ बनना चाहते हो, ठीक है? आप किशोरावस्था में होते, तो इतना तो आपको विकास हो जाता है कि आप खुद से डिसीज़न ले सकते हो, यानी कि आप व्यवसाय की ओर सोचने लगते हो। तो ये खुद से आप मोटिवेट होते हो, खुद से आप सोचते हो कि मैं खुद से कोई चीज़ सीखूँ, तो ये क्या हो गया, पर्सनल हो गए, यानी कि व्यक्तिगत कारक हो गए। लेकिन वहीं पे जब पर्यावरण, यानी कि आपके मम्मी-पापा कहें कि आप खाना खा लो, आप कोई काम कर लो, कोई काम कर लो, कुछ भी सीख लो, तो वो क्या होता है, पर्यावरण, यानी कि आपके अगल-बगल के, आपके समाज के, आपके मम्मी-पापा, आपके परिवार के जो भी कहने का करने को कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पर्यावरणीय कारक कहलाता है। अब आगे चलते हैं, अगला नंबर पे क्या है, अगला नंबर पे है अधिगम के वक्र, ठीक है?
किसे कहते हैं, ऋणात्मक किसे कहते हैं, यश आकर्य किसे कहते हैं, समान वाला किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें एक ग्राफ बनता है, एक रेखीय चित्रण बनता है कि कैसे कोई चीज़ सीखते हो तो कैसे उतार आता है, कैसे चढ़ाव आता है, ये सब सीखने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक नाम लिखा है हरमन एबिंगहॉस। ये कौन है? तो इन्होंने ही क्या किया था, अधिगम जो वक्र होता है वो दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि अधिगम का वक्र किसने दिया है? तो अधिगम का वक्र दिया है हरमन एबिंगहॉस ने। कब दिया है? 1885 में दिया है। याद रखे रहना, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। उसके बाद में किसी वक्त को सीखने की दर कितनी है, कब उतार चढ़ाव आता है, इसे ही अधिगम का वक्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि अधिगम वक्र क्यों पढ़ते हैं? अधिगम का वक्र इसलिए पढ़ते हैं कि कोई चीज़ जब बालक सीखता है तब कब उतार आता है, कब चढ़ाव आता है, कब लाइन में बनती है, कब यश आती है, कब आगे सब ये सब जो लाइनिंग बनती है वो ये सब सीखने को यानी कि अधिगम के वक्र में हम पढ़ने को मिलता है। बात किया जाए किसी वक्त को सीखने की दर कितनी है, कब उतार चढ़ाव आता है, इसे क्या कहते हैं? अधिगम का वक्र कहते हैं। यानी कि अधिगम का वक्र हम क्यों पढ़ते हैं? अधिगम का वक्र इसलिए पढ़ते हैं कि कोई चीज़ अगर कोई सीख रहा है, यानी कि सीखने की गति कब तीव्र हो गई है, कब तेज हो गई है और कब रुक गई है, ये सब जानने के लिए क्या करते हैं? अधिगम का वक्र पढ़ते हैं। यानी कि कब उतार चढ़ाव होता है, इसीलिए हम अधिगम का वक्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं स्टेज ऑफ लर्निंग कब से, यानी कि जो अधिगम का वक्र होता है वो कितनी स्टेज होती है। तो अधिगम के वक्र के 3 स्टेज होता है। पहला होता है प्रारंभिक, दूसरा होता है मध्य अवस्था, तीसरा होता है अंतिम अवस्था। प्रारंभिक किसे कहते हैं? जब प्रारंभिक में होता है यह लर्निंग होती है कि जो सीखने की गति होती है वो धीमे व धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, यानी कि कोई बालक अगर सीख रहा है तो पहले धीरे 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 तब तेज होती है। ठीक है, यानी कि कोई जैसे मानिए कोई कर्व बना है, ठीक है, यानी कि कोई लाइन बनी है तो कोई चीज़ अगर सीख रहा है तो धीरे 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 बढ़ता जाता है। लेकिन वहीं पे बात किया जब मध्यावस्था में, तो ये क्या होता है कि अभी यानी कि कोई बालक सीख रहा है, यहाँ पे मिटा देते हैं पहले, यहाँ पे बिठा देते पहले, कोई बालक कुछ सीख रहा है। ठीक है, यानी कि कोई बालक सीख रहा है तो वो अचानक से सीख गया, कभी हो सकता है धीरे डाउन हो गया है। ठीक है, यानी कि कोई डाउन कभी धीरे हो गया, कभी तेज हो गया है। ठीक है, कभी घटती है, कभी बढ़ती रहती है, लेकिन ज़्यादा घटती नहीं, ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन वहीं पर अंत की बात किया जाए तो क्या हो जाता है, जो सीखने की गति होती है वो धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे बात चलती है। ठीक है, यानी कि हमने अभी बात करा स्टेज लर्निंग कब होता है, वो 3 प्रकार से होता है। प्रारंभिक की अगर बात किया जाए तो इसमें होता है जो लर्निंग होती है, जो सीखने की गति होती है, कभी धीरे होती है। ठीक है, कभी धीरे होती है, कभी क्या होती है, तेज होती है। ठीक है, यानी कि धीमे होते होती है क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जब मध्यावस्था का स्टेज आता है तो कभी धीरे, ठीक है, कभी धीरे होता है, कभी नीचे आ जाता है उसका ग्राफ, कभी ऊपर जाता है, कभी कभी अचानक से ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि कभी किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिया, कभी कभी किसी दिन ज़्यादा सीख लिया कोई बालक, और कभी किसी दिन कुछ भी नहीं सीखा, तो उसकी जो लर्निंग का ग्राफ बन रहा है वो क्या हो रहा है, कभी अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, जो सीखने की गति होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि बढ़ती रहती है। लेकिन अंतिम की बात की है तो अंतिम की बात जो हम करते हैं तो उसमें क्या होती है, लर्निंग की जो ग्राफ बनता है वो घट जाता है, वो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अब आगे बात किया जाए कि इसमें जो कर्व होते हैं, अधिगम के कर्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि अधिगम के जो वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है समान निष्पादन वक्र होता है, एक होता है धनात्मक त्वरण वक्र होता है, और तीसरे नंबर पे है ऋणात्मक त्वरण वक्र होता है, चौथे नंबर पे है यश आकरी या मिश्रित वक्र होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया, 4 ऑप्शन तो दे है ही है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इसमें चारों में से कोई ऑप्शन में दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि अधिगम के वक्र में से कौन प्रकार आता है। तो अगर आपको प्रकार में नाम याद रहेगा तो आप आसानी से लगा सकते हो। तो आइए अब हम पहले नंबर की बात किया जाए, पहले नंबर पे है समान निष्पादन वक्र। अब ये क्या होता है, इसमें जब कोई बालक सीखता है तो इसमें ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं, यानी कि कोई समान निष्पादन का कोई बालक सीख रहा है, कोई चीज़ सीख रहा है तो उसमें ग्राफ किस इस तरह का बनेगा, यानी कि कोई बालक सीखता है तो इसमें समान गति से जाएगा। यानी कि ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा या फिर ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा, ऐसा नहीं होता। गति जो होती है आदर्श वाली होती है। सीखने की जो समान गति होती है वो कैसी दिखती है, आदर्श गति की दिखती है। ऐसा नहीं है कि धीरे रुक जाएगा फिर अचानक से बढ़ जाएगा, ऐसा कतई नहीं होता है। जो गति होगी वो धीरे 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 क्या होती है, बढ़ती जाएगी, एक लाइन से एक क्रमिक जाएगी। लेकिन वहीं पे बात किया जाए धनात्मक में कुछ और तरह का ग्राफ बनता है। अब धनात्मक पता है, इससे कहते हैं अवतल वक्र। ठीक है, इसे बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ता हुआ या अवतल वक्र भी कहा जाता है। इसमें जब ग्राफ बनता है तो धनात्मक वाला त्वरण वाला होता है। कोई बालक है कोई चीज़ सीख रहा तो प्रारंभ में तो यानी कि शुरू में तो सीख रहा है सही से, उसके बाद में क्या होगा, रुकावट आ गया। ठीक है, यानी कि उसकी क्या हो गई, गति मंद हो गई। उसके बाद में क्या होगा, अचानक से फिर बढ़ गया, तो उसकी जो लाइनिंग बनती है कुछ इस तरह का बनता है।
वैसे लाइन से तो नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पूछा जाएगा कि धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं? तो इसमें जो लाइनिंग यानी कि जो ग्राफ बनता है, प्रारंभ के प्रयासों में गति क्या होती है? मंद हो जाती है और बाद में क्या हो जाती है? फिर तीव्र हो जाती है। लेकिन वहीं पे बात किया जाए, वो गति क्या थी? आदर्श वाली थी, यानी कि समान बढ़ रही थी। आगे बात अब आगे बात करें तीसरे नंबर पे है ऋणात्मक त्वरण वक्र। तो ऋणात्मक त्वरण वक्र, इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं उत्तल वक्र। अभी तक हमने इसमें जब बात किया था तो क्या किया था? अवतल वक्र बात किया था। इसमें जब लाइनिंग बन रही थी तो क्या बन रही थी? पहले तो ज़्यादा थी, उसके बाद में शिलो हो गई, फिर अचानक में क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन जब ऋणात्मक की बात किया जाए तो इसमें लाइनिंग जो बनती है उसमें शुरू में तो बहुत तेज बनती है, बाद में क्या हो जाती है? स्लो बन जाती है। ठीक है, यानी कि शुरू में तो बहुत तेज हो जाती है, बाद में क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह का बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या था? यानी कि दूसरे नंबर पे क्या था? शुरू में तेज था, फिर बाद में क्या हो गया? स्लो हो गया, फिर बाद में क्या हो गया? तेज हो गया। ठीक है, इसे एक और नाम से यानी कि ऋणात्मक को क्या उत्तल वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या प्रदर्शित होता है? इसमें थकान, अनिद्रा की प्रदर्शित होती। ठीक है, ऐसा करिए, यानी कि इसे क्या कहते हैं? एक नाम एक और है, इसे कहते हैं मिश्रित वक्र। यानी कि समान निष्पादन में हमने देखा कि ये कैसी लाइन बन रही थी? ये आदर्श लाइन बन रही थी। धनात्मक की बात करें तो इसे क्या कह रहे थे? अवतल वक्र कह रहे थे। लेकिन ऋणात्मक में इसे क्या कह रहे थे? उत्तल वक्र कह रहे थे। लेकिन जब यस आकर ये कह रहे हैं तो इसे क्या नाम दे दिया? जीरो प्रोग्रेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक नाम और उसको और मिल गया, जीरो प्रोग्रेस कहते हैं। यानी कि इसे और एक और नाम कहते हैं मिश्रित वक्र कहते हैं। अब जीरो प्रोग्रेस क्यों कहते हैं? अब आइए हम आपको बताते हैं। देखो, अगर इसकी हम परिभाषा जब पढ़ें, यानी कि इस आकर्य की अगर हम डिफिनेशन पढ़ें तो इसमें क्या होता है? इसमें जो ग्राफ बनता है, सीखने के जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। जैसे कि यहाँ पे यस लिखा है तो इसका जो ग्राफ बनता है यस के आकार का बनता है। अब बताएं कि यस आकार का कैसे बनता है? यानी कि देखो, शुरुआत में गति जो होती है, जो सीखने की गति होती है वो धीमी होती है, यानी कि ऐसे होती है। उसके बाद में क्या हो जाता है? फिर तीव्र हो जाता है। फिर आगे जा करके यानी कि अंत में क्या हो जाता है? सीरो बन जाता है, यानी कि झुक जाता है। तो ये क्या प्रदर्शित हो रहा है? ये साकार का प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तब जब ये इस प्रकार का प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि जब यहाँ पे स्टेज आ गया उसे क्या कहते हैं? जीरो प्रोग्रेस कहते हैं। अब हम बता दें शुरू में कि समान निष्पादन में हमने क्या पढ़ा था? समान में हमने पढ़ा था कि जब कोई ग्राफ बन रहा था तो इसमें आदर्श का ग्राफ बना, यानी कि ऐसा बन रहा था। फिर धनात्मक की जब बात करें तो इसमें जब ग्राफ बन रहा था तो कुछ इस तरह का बन रहा था, यानी कि शुरू में क्या हो रहा था? गति थोड़ा मंद थी, बाद में क्या हो रही थी? तीव्र हो, यानी कि शुरू में क्या होता? स्लो थी, बाद में क्या हो गई? तीव्र, यानी कि अचानक से बढ़ गई। लेकिन जब ऋणात्मक की बात करें तो ऋणात्मक जब बन रही थी तो इसमें क्या हो रहा था कि शुरू में जो सीखने की गति थी तो थोड़ी तीव्र थी, बाद में क्या होता है? गति थोड़ा स्लो हो, यानी कि शुरू में यहाँ पे अगर हम ग्राफ बना दें, शुरू में तो क्या थी? तीव्र थी, बाद में क्या हो गई? तो झुक गई थी। ठीक है, लेकिन वहीं पे यस आकर्य की बात करें कि इसमें तो होता है, जो सीखने की गति होती है वो थोड़ा क्या होती है? सीखने की गति जो शुरुआत में होती है वो स्लो होती है। यस आकर्य की बात करें, यानी कि मिश्रित वक्र वाली की बात करें, तो इसमें जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का बनता है। पहले शुरू में पहले स्लो होता है, यानी कि धीमी गति होती है, फिर अचानक से बढ़ जाती है, फिर अंत में क्या हो जाती है? आकर के झुक जाती है। तो यहाँ पर जो स्टेज आता है वो क्या कहलाता है? जीरो प्रोग्रेस कहलाता है। आशा करते हैं आपको समान निष्पादन, धनात्मक, ऋणात्मक, या साकरीय या मिश्रित वक्र समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं कि सीखने में क्या कठिनाई आ जाती है, क्या सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ देखने को मिलती है? तो अगर कार्य में जटिलता है, यानी कि कार्य कठिन है, तो आपको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद में क्या हो? ज्ञान की सीमा परिपक्वता की कमी, यानी कि आपके पास जो ज्ञान है वो उम्र के हिसाब से सीखने लायक नहीं है। ठीक है, यानी कि आपकी जो उम्र है वो जो आप चीज़ सिखा रहे हो वो चीज़ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, यानी कि ज्ञान की सीमा परिपक्वता की कमी है। शारीरिक मानसिक आपकी कम है, तभी आप चीज़ों को नहीं सीख सकते हो। कोई बच्चा छोटा होता है तो इसीलिए नहीं सीख पाता कि उसकी मेंटल डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ रहता है, इसलिए वो चीज़ें नहीं सीख पाता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी सीखने की एक ललक होनी चाहिए, सीखने की रुचि होनी चाहिए, आपके पास अभिप्रेरणा होना चाहिए। ठीक है, तब आप चीज़ों को सीख सकते हो। इतने सारे क्या हो गए? जटिलता, यानी कि कार्य में अगर जटिल है तब भी आप कोई चीज़ें नहीं सीख पाओगे। ज्ञान की सीमा परिपक्वता की कमी होगी तब भी आप चीज़ें नहीं सीख पाओगे। सीखने शारीरिक व मानसिक क्रिया में कमी, ठीक है, यानी कि आपका शरीर उस काम में नहीं लग रहा, आपका दिमाग उस काम में नहीं लग रहा, आप कहीं और पे खोए हुए हो, यानी कि आप मेरा ही क्लास देख रहे हो, लेकिन आप क्लास को देख रहे हो, आप अच्छे से समझ, यानी कि आप
पूरा ध्यान मेरे तरफ नहीं लगा पा रहे हो, तो आप वो चीज़ें नहीं सीख सकते हो। तो आप शरीर रूप से तैयार भी रहो, मानसिक रूप से भी तैयार रहो, तब आप क्या करते हो, तभी आप सीख सकोगे। इन दोनों से आप नहीं तैयार हो, तो आप नहीं सीख पाओगे। अब अगली बात बनी इस पे सॉल्यूशन क्या देखने को मिलेगा, अच्छा वातावरण रहेगा, तो आप चीज़ों को जल्दी सीख सकोगे, ठीक है? यानी कि जहाँ जिस एनवायरनमेंट पे आप रह रहे हो, वो एनवायरनमेंट अच्छा है, तो आप जल्दी चीज़ें सीख पाओगे, आप रुचिपूर्ण ढंग से सीख पाओगे। लेसन को तोड़-तोड़ कर छोटे हिस्से में बाँट कर पढ़ना, यानी कि ये तो छोटे बच्चों की बात कही गया है यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा है, छोटा है, यानी कि कोई बच्चे को मतलब पाठ पढ़ने को दे दिया गया है, तो उसे एक पैराग्राफ देने से अच्छा, मतलब कोई पैराग्राफ है, तो अगर पैराग्राफ नहीं याद कर पा रहा, तो उसको एक लाइन दे दिया जाए। अगर एक पेज का दे दिया गया है, तो उसको पैराग्राफ दे दिया जाए ना, ठीक है? यानी कि छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, उसको चीज़ें जल्दी याद हो जाएगी। अब आगे बात किया जाए अगले नंबर पे क्या, अगले नंबर पे हमारी क्लास खत्म हो गई है। हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने अधिगम में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा, जैसे कि अधिगम के वक्र पढ़ा, अधिगम के वक्र बहुत सारे पढ़ा कि इसमें कौन से प्रकार आता है, समान आता है, धनात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, यश आकरीय आता है, ठीक है? अधिगम के वक्र में हमने देखा हास ने दिए, कब दिया, 1885 में आया था। अधिगम का वक्र हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम इसलिए पढ़ते हैं कि किसी वक्त को सीखने की दर कितनी है, कब उतार चढ़ाव आता है, इसीलिए क्या करते हैं, अधिगम का वक्र हम पढ़ते हैं। आप सभी जानते हो कि कभी-कभी अधिगम का जो वक्र होता है, कभी यानी कि हम कोई चीज़ सीखते हैं तो अचानक से सीख लेते हैं। कभी क्या हो जाता है, यानी कि कोई देखो जैसे कि आप कुछ तैयारी कर रहे हो, तो कभी-कभी होता है कि आप किसी दिन ज़्यादा तैयारी करते हो, दूसरे दिन आप पढ़ते नहीं, तो आपके जब जो ग्राफ बनता है, कभी ऊँच, कभी नीच, यानी कि कभी उतार, कभी चढ़ाव बना रहता है। सीखने की जो गति होती है, कभी तीव्र होती है, तो कभी मंद हो जाती है। कभी-कभी क्या होता है, बिल्कुल से भी रुक जाती है, ठीक है? इसलिए हम अधिगम अधिगम का वक्र पढ़ते हैं। इसमें स्टेज हमने देखा, यानी कि स्टेज भी आते हैं, लर्निंग के स्टेज आते हैं, यानी कि लर्निंग के भी कर्व आते हैं। एक होता है प्रारंभिक, एक होता है मध्य, एक होता है अंतिम। प्रारंभिक की जब हमने बात की, तो इसमें क्या होती है, इसमें जब हम सीखते हैं कोई चीज़, तो पहले धीमे से व धीरे-धीरे बढ़ती है। लेकिन जब हमने मध्य की बात करी, तब यह क्या होता है, जब कोई चीज़ें सीखते हैं तो इसमें घटती भी है, बढ़ भी सकती है। लेकिन क्या होती है, जो अक्सर करके ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जब अंतिम की बात की, तो अंतिम में हम कोई चीज़ जब सीखते हैं, तो कोई भी सीखने जो लर्निंग बनती है, यानी कि सीखने का जो क्रम बनता है, वो घट ही जाता है, ठीक है? उसके अलावा हमने अधिगम में बहुत सारे आज टॉपिक को पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा कि अधिगम की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, कि यह सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यंत में चलती रहती है, सीखने के परिवर्तन होता है, सीखने में विकास होता है, ठीक है? यानी कि जितना ही आप सीखोगे, उतना ही आपको विकास बढ़ता जाएगा। सीखना अनुभव का संगठन होता है, सीखना क्या होता है, एक उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना मानव की एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है। मानव क्या करता है, अपने सीखने से ही प्रक्रिया करता है। सीखना क्या होता है, एक सक्रिय प्रक्रिया होता है। सीखना एक क्या होता है, खोज होता है। बहुत सारी हमने विशेषताओं में पढ़ा। हमने आज अधिगम के कारक में पढ़ा कि एक आयु का होना ज़रूरी है, परिपक्वता का होना बहुत ज़रूरी है, बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपके पास सीखने की इच्छा होना चाहिए, तभी आप अधिगम को पा सकते हो, यानी कि कोई चीज़ आप सीख सकते हो, ठीक है? यानी कि हमने बहुत सारी अधिगम के बारे में पढ़ लिया है और आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अधिगम का स्थानांतरण हमने पिछली बार की कक्षा में देखा था कि अधिगम कहते किसे हैं। अधिगम का वक्र यानी कि सीखने का वक्र क्या होता है, अधिगम को ही क्या कहते हैं, यानी अधिगम का अर्थ होता है सीखना होता है। हमने सीखने के बहुत सारे वक्र देखे थे कि कब उतार आता है, कब चढ़ाव आता है, कब जीरो प्रोग्रेस होता है, कब इससे आकर ये होते हैं, बहुत सारे हमने क्या पढ़े थे, एक प्रतीक पढ़ा था, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं अधिगम का स्थानांतरण, देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। देखो हम सभी जानते हैं मनुष्य क्या होता है, एक सभी सामाजिक प्राणी होता है। समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कार्य करते हुए देखता है इंसान, तो वो क्या करता है, सीखता है। जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो गया, जब व्यक्ति किसी कौशल को, कोई ज्ञान को वो क्या करता है, सीखता है, और वह सीख करके अन्य परिस्थिति में क्या करता है, जाकर उसको यूज करता है, उसको इस्तेमाल करता है, तो वही क्या कहलाता है, यानी कि उसको कहते हैं आप अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम का स्थानांतरण जैसे क्या होता है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है ना, उसको सरल बना देता है, ठीक है? यानी कि अगर हम इसका इस प्रकार से कहें ना, तो अधिगम के स्थानांतरण में क्या होता है, जो आपकी मानसिक शक्तियाँ होती हैं, यानी कि मात की आपके दिमाग होता है, जो मानसिक डेवलपमेंट होता है, वो तेज़ी हो जाता है, जिससे हम जो भी कार्य करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि अगर हम इसका एक ही भाषा में समझें कि अधिगम का स्थानांतरण कहते किसे हैं, अगर हम छोटे टॉपिक में समझा चाहें, तो अधिगम का स्थानांतरण उसे कहते हैं जब एक कोई चीज़ आपने सीखा है, वही चीज़ आपका क्या करो, दूसरे में जाकर के शामिल कर दो, यानी कि एक विषय का सीखना दूसरे विषय के सीखने में सहायक हो सकता है या फिर बाधक भी हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है?
हमने अभी तक क्या बात करा? हमने अभी तक अधिगम का स्थानांतरण का क्या हमने पढ़ा? परिभाषा पढ़ा कि अधिगम का स्थानांतरण कहते किसे हैं? तो यह वो होते हैं, यानी कि इसका अगर हम अर्थ समझें तो एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है ना, तो उसे ही कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। अब हो सकता है कि बाधा भी उत्पन्न करे और हो सकता है आपको सहायता भी प्रदान करे। आइए समझते हैं, पहले यहाँ पे लिखा क्या है। अधिगम की प्रक्रिया में जब कभी भी अधिगमकर्ता एक परिस्थिति तथा वातावरण में किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित करता है, तत्पश्चात सीखने की प्रक्रिया की दूसरी परिस्थिति या वातावरण में उस ज्ञान का उपयोग करता है, तो उसे क्या कहेंगे? अधिगम का स्थानांतरण। वही बात हमने कहा कि कोई भी अधिगम करते, यानी आप कोई आदमी हो, ठीक है, आप कोई हो, आप कुछ सीख रही हो, सीखने के बाद में आपने जो भी ज्ञान, नॉलेज जो भी आपने एकत्र किया है, वही ज्ञान आप जिससे देखो आप पढ़ाई पढ़ते हो, ठीक है, आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हो, तो एग्ज़ाम की तैयारी किया तो आपने कुछ सीखा, वही सीख करके आप क्या करते हो? एग्ज़ाम में जा कर के वही आप जो आपने याद किया, जो आपने पढ़ा, वो क्या करते हो? आप पेपर के माध्यम में लिखते हो। तो आपने क्या किया? एक जगह पे ज्ञान सीखा और दूसरे जगह पे क्या किया आपने? वहीं पे सहायता प्रदान, यानी कि आप दूसरी वहाँ पे जा कर के शामिल कर दिया। तो यही होता है अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि एक जगह पे सीखो, दूसरी जगह पे जाकर शामिल कर दो। हो सकता है आपको सहायता भी प्रदान करे, हो सकता है आपको बाधक भी उत्पन्न करे। ठीक है? अगले पॉइंट पे है, जैसे एक विषय का सीखना दूसरे विषय के सीखने में सहायता भी प्रदान करे और बाधक भी हो। ठीक है, वही बात है जो हमने अभी बात किया। आगे चलते हैं, अगला नंबर पे है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब हम बात करते हैं अधिगम के जो प्रकार होते हैं, यानी अधिगम स्थानांतरण के प्रकार जो होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अधिगम के स्थानांतरण के जो प्रकार होते हैं बहुत सारे होते हैं, यानी कि सब ने अपनी अपनी अलग थ्योरी दी है, सब ने अपने अपने अलग तरह से बांटा हुआ है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार के कौन है? पहला है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, दूसरा होता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, तीसरा होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। अब सकारात्मक की बात करें तो सकारात्मक उसे कहेंगे, वो यह वो होता है अधिगम जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में सहायता होता है। जैसे देखो, आप जब हिंदी पढ़ते हो, हिंदी जैसे लिखा रहता है वैसे ही संस्कृत, बस यही होता है कि अगर वहाँ पे थोड़ा संस्कृत भाषा में थोड़ा चेंजिंग हल्का फुल्का रहता है, बल्कि वही रहता है। ठीक है, तो वही है कि सकारात्मक अगर पूछा जाए तो सकारात्मक ये होता है कि जहाँ से आपने यानी कि कोई चीज़ आपने ज्ञान, नॉलेज एकत्रित किया और वही जाकर के आपने दूसरे जगह पे इस्तेमाल कर दिया, तो वो होता है अधिगम का स्थानांतरण होता है। जैसे कि अगर आपको हिंदी पढ़ना अच्छे से आ गया ना, तो आपको संस्कृत पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर हम इसका और डेफिनेशन आपको बताएं तो अधिगम की प्रक्रिया में जब कभी भी अधिगमकर्ता का पूर्वकालिक ज्ञान बाद में सीखने की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। आशा करते हैं आपको सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण समझ में आ गया है कि अगर आपने कोई चीज़ सीखा है, वही सीख करके आप दूसरे जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो, कोई बाधा ना कोई परेशानी हो ना कोई बाधा हो, तो वह क्या कहलाता है? सकारात्मक कहलाता है। अब अगले पॉइंट में बात करते हैं नकारात्मक। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, नकारात्मक अधिगम की बात करते हैं। नकारात्मक अधिगम वो अधिगम होता है जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में क्या करे? बाधा उत्पन्न करे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है नकारात्मक यानी कि नहीं होगा, सकारात्मक मतलब कि सही से होगा, कोई बाधा नहीं होगा, नकारात्मक जैसे नाम से पता चल रहा है कि नहीं होगा। तो इसका अगर हम डिफिनीशन आपको बताएं तो यह वो अधिगम होता है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में जबकि बाधा उत्पन्न करे, तो वह क्या कहलाता है? नकारात्मक कहलाता है। जैसे कि आपको अगर साइकिल बनाना आता है ना, तो आप मोटरसाइकिल नहीं बना पाओगे। तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी कम मशीनें लगी होती हैं, यहाँ पे ज़्यादा पुर्जे, यहाँ पे साइकिल पे तेल नहीं डालना पड़ता है, जबकि मोटरसाइकिल में तेल डालना पड़ता। बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, साइकिल में बहुत सारे कम जो टूल्स लगे होते हैं, मोटरसाइकिल में ज़्यादा लगे होते हैं। तो नकारात्मक यानी कि अगर हम आपको उदाहरण दें तो नकारात्मक में यही उदाहरण हो सकता है कि अगर आप साइकिल चलाना जानते हो तो मोटरसाइकिल आप कतई नहीं चला पाओगे, क्योंकि मोटरसाइकिल में दूसरी सिस्टम होती है, साइकिल में दूसरा। अगर आप साइकिल बनाना चाहते हैं, यानी कि साइकिल के मैकेनिक है, तो मोटरसाइकिल के मैकेनिक अगर मतलब बनना है तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। यानी कि साइकिल अगर बना लेते हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप मोटरसाइकिल भी बना लोगे, उसकी मरम्मत नहीं कर पाओगे। तो नकारात्मक आपको समझ में आ गए होगा। अब हम बात करते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण।
अब ये क्या होता है, अगर हम आपको इसका डिफिनेशन बताएं तो इसका अर्थ होता है, यानी शून्य अधिगम स्थानांतरण का अर्थ होता है जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में ना तो सहायता करे ना ही बाधक उत्पन्न करे, तो वह क्या कहलाता है, शून्य अधिगम। यानी कि आपने कबीर जी का दोहा याद कर लिया तो रहीम के दोहा भी उतना समय लगेगा, ठीक है। यानी कि जितना कठिन इनका है उतना कठिन इनका है, ठीक है। अब आगे एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं। अधिगम यानी कि सीखने के अधिगम के स्थानांतर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, एक होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक में आपको अगर आपने कोई चीज़ याद कर लिया है, अगर वही चीज़ आप दूसरी चीज़ में शामिल कर रहे हो तो वह क्या कहलाता है, सकारात्मक। यानी कि आपको हिंदी अच्छे से आ रही है तो आप संस्कृत भी अच्छे से पढ़ लेगो। अगर फिर नकारात्मक की अगर हम बात करें, अगर हम नकारात्मक की बात करें तो नकारात्मक अधिगम स्थानांतर वो होता है अगर आप कोई चीज़ याद कर रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई चीज़ नॉलेज एकत्रित कर रहे हो तो वह दूसरे जगह पे जाकर के बाधा उत्पन्न करे तो वह कहलाता है नकारात्मक कहलाता है, ठीक है। यानी कि आप कला का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको गणित के सब्जेक्ट में पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। यानी कि आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो आपको हिंदी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। आपको साइकिल बनाना आता है तो मोटरसाइकिल कतई नहीं बना सकते हो, ऐसी बात होती है नकारात्मक। शून्य के अधिगम की बात करें तो शून्य अधिगम स्थानांतर वो होता है जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान आप दूसरी स्थिति में ना तो बाधा उत्पन्न करे, यानी ना तो मदद करे ना ही क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, तो वो क्या कहलाता है, शून्य। यानी कि अगर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि जितना टाइम रहीम का लगे वो उतना ही कबीर का लगेगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, अगले देखते हैं क्या है। यहाँ पे भी कुछ प्रकार लिखे गए हैं, मतलब वो भी मेन थे, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जो हमने सकारात्मक नकारात्मक शून्य बताया वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे भी कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। यानी अधिगम के स्थानांतर कुछ और प्रकार के हैं। पहला होता है एक पक्षीय अंतरण, दूसरा होता है द्विपक्षीय, तीसरा होता है लंबात्मक, तीसरा होता है डिफिकल्टी। तो हम पहले की बात करते हैं, यानी कि एक पक्षीय अंतरण की बात करते हैं। एक पक्षीय अंतरण उसे कहते हैं, यानी उस अधिगम को कहते हैं जब हम अधिगम के लिए शरीर के एक अंग का प्रयोग करते हैं तो वह क्या होता है, एक पक्षीय। यानी कि अगर आप एक तरफ से कोई चीज़ पा रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी वो चीज़ें मिले, ठीक है। यानी एक पक्ष से मिल रहा दूसरा पक्ष से नहीं मिल रहा आपको तो वह क्या कहलाता है, एक पक्षीय कहलाता है। जिसे एक पक्ष से आपको मदद मिले वहीं दूसरे पक्ष से मदद ना मिले तो वो क्या कहलाता है, एक पक्षीय अंतरण कहलाता है, ठीक है। अगला बात करें द्विपक्षीय अंतरण क्या होता है। द्विपक्षीय अंतरण वह होता है कि जब हम किसी एक भाग से कुछ भाग सीखते हैं, यानी कुछ नॉलेज हम सीखते हैं तो दूसरे भाग पर भी वही असर डालता है। यानी कि जैसे आपने कोई वजन वाला सामान एक हाथ से उठाया है तो दूसरे हाथ में भी आपको वो चीज़ तकलीफ पता महसूस हो तो वह क्या कहलाता है, यानी कि आप एक हाथ से कोई कार्य रहे हो तो दूसरे हाथ से भी वो कार्य करते हो तो क्या कहलाता है, द्विपक्षीय कहलाता है। लंबात्मक में क्या होता है, लंबात्मक में इसका अर्थ होता है, यानी कि इसका अर्थ अगर हम बताएं तो जब एक कक्षा प्राप्त करने पर आपको अगली पक्ष में वही जाकर के पढ़ना पड़े तो वह क्या कहलाता है, लंबात्मक। यानी कि लंबात्मक में ऐसे हो, ठीक है, यानी कि वर्टिकल में हो, इसका अर्थ होता है। यानी कि इसका अर्थ जो होता है, यानी कि जो इसकी श्रेणी होती है क्रमबद्ध तरीके से होती है, ठीक है। वही देखो लंबावत मानी कि लंबा, मतलब कि अगर इसकी जो अधिगम होती है लंबाई में होती है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से होती है, ठीक है। यानी कि कोई बच्चा है अगर 5 से पढ़ रहा है तो वो क्या पढ़ेगा, 6 पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 पढ़ के क्या बनेगा, 4 में आएगा, ठीक है। 5 पढ़ के बाद 6 पढ़ेगा, या ऐसा नहीं कि 5 के बाद 4 आएगा, ऐसा नहीं होगा। जब एक कक्षा में प्राप्त ज्ञान का उपयोग अगली कक्षा में किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, लंबात्मक अंतरण कहलाता है। आगे की बात करें, यानी कि डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो यह वो अधिगम होता है, यह धनात्मक भी हो सकता है, यह ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि हमने एक पक्षी की बात करी तो एक पक्षी में हमने देखा जब हम अधिगम के लिए शरीर के एक अंग का प्रयोग करते हैं एक पक्षीय अंतरण कहलाता है। वहीं पर द्विपक्षीय की जब हमने बात किया, जब हम किसी एक भाग से कुछ सीखते हैं तो दूसरे भाग पर भी असर डालता है। यानी कि आप दाएं हाथ से कार्य कर रहे हैं तो बाएं हाथ पर भी वह कार्य करे तो वह क्या कहलाता है, द्विपक्षीय कहलाता है। लंबात्मक में हमने बताया कि यह क्रमबद्ध होता है कि आप 5 पढ़ रहे हो तो आप 6 पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि 5 पढ़ने के बाद आप क्या हो गए, 4 में आ जाओगे। यानी कि जब आप एक कक्षा पढ़ रहे हो तो उसके अगली वाली कक्षा में जाओगे, ठीक है। यानी कि क्रमबद्ध तरीके से होता है। डिफिकल्टी में हमने बताया कि यह तो धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक, यानी कि दोनों हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कुछ प्रकार है। अब शरीर के आधार पर देखते हैं। शरीर के आधार पे भी होते हैं 2, एक होता है एक पार्श्व अधिगम स्थानांतरण, एक होता है द्विपार्श्व अधिगम स्थानांतरण।
जब हम एक की बात करें यानी कि पहले की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका संबंध शरीर के अंगों से होता है। जहाँ अधिगमकर्ता जब कभी भी शरीर के एक अंग के एक भाग से कुछ भी सीखकर उसका उपयोग उसी अंग के दूसरे भाग में करता है तो क्या कहलाता है, एक पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अगर हम आपको उदाहरण बताएं तो जैसे आपके दाहिने हाथ से खेलते खेलते आप क्या करते हो, बाएं हाथ से भी खेलते लगते हो, तो वह क्या कहलाता है, एक पार्श्वीय। जबकि दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होता है, इसका संबंध भी क्या होता है, शरीर से होता है, यानी कि शरीर के अंगों से होता है। जब कोई भी बालक शरीर के एक अंग से कुछ भी सीखकर उसका प्रयोग शरीर के दूसरे अंग से करता है तो वह क्या करता है, द्विपार्श्वीय स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि दर्जी का हाथ से मशीन चलाना सीख कर फिर क्या करता है, पैरों से चलाता है। ठीक है, यानी कि हाथों से उसने सीखा और फिर इस्तेमाल किसे किया, पैरों से किया। अब आगे बात करते हैं, हमने दो शरीर के आधार पर बता दिया है, दो इतना यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं क्रिया के आधार पर। हमने अभी बात करा शरीर के आधार पर, शरीर के आधार पर हमने दो देखा, एक देखा पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण और दूसरा देखा हमने द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। अब बात करते हैं क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेखीय समांतरण, यहाँ पे समांतरण रहेगा, एक दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण होता है, तीसरा होता है ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। पहले की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है, पहले की अगर हम बात करें यानी कि रेखीय की बात करें तो इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसे क्षैतिज भी कहते हैं, इसे रेखीय भी कहते हैं। ठीक है, इसका अगर हम आपको अर्थ बताएं तो इसका अर्थ होता है, यानी कि पहले वाला क्या अर्थ होता है, जो रेखीय होता है समांतरण, इसका अर्थ होता है जब भी, ठीक है, यानी कि अधिगम में जब भी एक परिस्थिति में कुछ भी सीखना अधिगम करता उसका प्रयोग उसी के समान के स्तर में परिस्थिति में करने लगता है तो वह क्या कहलाता है, क्षैतिज कहलाता है। यानी कि कोई ज्ञान सीखा, वही ज्ञान सीखकर वो क्या कर रहा है, दूसरे ज्ञान में जाकर के शामिल कर रहा है। जैसे कि आपने सकारात्मक में पढ़ा था कि आप हिंदी पढ़ करके आप क्या करते हो, संस्कृत भी पढ़ ले, तो वो क्या होता है, रेखीय होता है। अब बात करें दूसरे अधिगम की बात करते हैं, यानी कि दूसरे नंबर पे कौन है, ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। ये क्या होता है, तो ये होता है अधिगम की प्रक्रिया में जब कभी भी अधिगम करता नीचे के स्तर पर कुछ भी सीख करके उसका प्रयोग सीखने के ऊपरी स्तर पर करने लगता है ना, तो वह क्या कहलाता है, अधिगम का, यानी कि ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। उदाहरण दें तो अगर आप साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते चलाते आप मोटरसाइकिल चलाना सीख लो ना, तो वह क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। देखो साइकिल आप क्या है, निचला स्तर है, और मोटरसाइकिल थोड़ा ऊंचा स्तर है, तो इसका अर्थ ही होता है कि आप कोई चीज़ नीचे का स्तर सीख रहे हो और फिर बाद में क्या हो रहा है, उसके ऊपर के स्तर सीखने लगो। ठीक है, तो वह कहलाता है ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। अब हम तीसरे नंबर की बात करें, तीसरा नंबर पर जब इसके अधिगम का हम अर्थ समझते हैं तो यह वो होता है अधिगम की प्रक्रिया में जब कभी भी अधिगम करता सीखने के ऊपरी स्तर में कोई ज्ञान अर्जित करके उसका उपयोग निचले स्तर पर करने लगता है ना, तो वह कहलाता है ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, यानी कि अधिगम स्थानांतरण। जैसे कि आप आईएएस की तैयारी करने के बाद क्या करो, लेखपाल की भर्ती भर दो या टेट सुपर टेट की टीजीटी पीजीटी की तैयारी, यानी कि आप कोई चीज़ नॉलेज कर रहे हो ऊंची स्तर का और उसके बाद में नीचे स्तर पे आ जाओ, तो वह क्या कहलाता है, तीसरे नंबर का ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, यानी कि हमने रेखी की जब बात की तो रेखी में हमने देखा था कि कोई ज्ञान आप हासिल कर रहे हो तो उसमें रेखी यानी कि क्षैतिज में जा रहा था। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ आपने सीखा, जैसे हिंदी की हमने बात की, हिंदी और संस्कृत की बात की, तो उसमें क्या हो रहा था कि आप समान कर रहे थे। लेकिन जब इसमें हम माने कि दूसरे वाले में बात किया अधिगम स्थानांतरण, तो इसमें क्या देख रहा कि कोई चीज़ आप नीचे स्तर पर क्या अधिगम यानी कि सीख रहे हो, उसके बाद में आप ऊपरी स्तर पर, यानी कि आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते आप मोटरसाइकिल चलाना सीख गए, तो वह कहलाता है ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। तीसरे नंबर पर जब हमने बात किया तो हमने ये बताया इसके उदाहरण कि आप कोई एग्जाम की, यानी कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करो, जैसे कि आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, तो आप उसके बाद में क्या तैयारी करने लगो, सुपर टेट टेट ये सब की तैयारी करने लगो, लेखपाल भर्ती की तैयारी करने लगो, तो वह कहलाता है ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। अब एक बार हम आपको क्लास को फिर से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो चलते हैं शुरू में। देखो हम सभी जानते हैं ना, अधिगम के बिना क्या है, लाइफ बेकार, यानी कि कोई चीज़ आप सीखते हो तभी क्या बनता है, आपके जीवन सुलभ बनती है। ठीक है, यानी कि आप कोई चीज़ सीखते हो तभी अपनी जो भी संचार होता है, जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, वो दूसरों के साथ व्यक्त करते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अधिगम की प्रक्रिया में जब कभी भी जो भी अधिगम करता होता है, क्या करता है, एक नया ज्ञान सीखता है। ज्ञान सीख करके कोई भी ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, कोई भी ज्ञान उसने अर्जित किया, चाहे वो जन्मजात हो, चाहे वो
देखो, हम सभी जानते हैं मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है। समाज में अगर रहता है तो कुछ ना कुछ उसको सीखनी पड़ेगी। सीख करके ही वो क्या करेगा, आपकी जो उसकी संचार होता है, जो उसकी कम्युनिकेशन होता है, वो दूसरों के साथ व्यक्त करता है। अब वो चाहे रेखीय क्षैतिज समांतर से करे, चाहे ऊर्ध्वाधर से करे, चाहे एक पार्श्व से करे, चाहे द्विपक्षीय करे, चाहे डिफ़िकल्ट करे, चाहे लंबवत, जो भी हमने प्रकार पढ़ा, ठीक है? उसके माध्यम से करे। तो वो अपने जो भी उसने हमने प्रकार बताया, उस प्रकार से अपना क्या करता है, अधिगम जो भी होता है व्यक्त करता है, ठीक है? यहाँ पे हमने लिख रखा है कि अधिगम की प्रक्रिया में जो भी कोई इंसान होता है, वह क्या करता है, कोई ना कोई ज्ञान अर्जित करता है। चाहे वह ज्ञान उसके वंशानुक्रम हो, चाहे वह वातावरण से सीखा हो, चाहे वो अर्जित किया हो और चाहे वो खुद से यानी कि उसके अंदर डेवलपमेंट हो गया। वह ज्ञान सीख करके वह क्या करता है, एग्ज़ाम को या कुछ भी होता है वो जाकर के वहाँ पे व्यक्त करता है, ठीक है? यानी कोई कोई लड़का होता है, कोई गर्ल होती है, कुछ भी कुछ सीखती है, कोई आदमी हो गए, कोई पुरुष हो गए, वह सीख करके दूसरी परिस्थिति में, जैसे कि आप मेरा ही वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो देख करके आप कहीं न कहीं नॉलेज इकट्ठा कर यानी कि अपनी मेमोरी में, अपनी स्मृति में क्या कर रहे हो, धारण कर रहे हो। धारण के करने के बाद वो कहीं न कहीं आप उसके इस्तेमाल करोगे ना, इस्तेमाल करने के बाद वो क्या हो गया, आपने कहीं न कहीं उसको स्थानांतरण कर दिया। तो यही होता है, गम का स्थानांतरण होता है। जैसे कि एक विषय का सीखना दूसरे विषय के सीखने में क्या हो, सहायता भी प्रदान करे और बाधा उत्पन्न करे, ठीक है? आगे बात करते हैं, अगले नंबर पे है, देखते हैं कि यहाँ पे प्रकार लिखा, तो अधिगम के स्थानांतर 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, एक होता है शून्य अधिगम स्थानांतर। सकारात्मक वो होता है कि जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको संस्कृत पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है? अगले की बात करें यानी कि नकारात्मक की बात करें, नकारात्मक की यानी कि आपको कोई चीज़ सीख रहे हो तो वह दूसरी जगह पे अगर कोई चीज़ सीख रहे हो तो वहाँ पे बाधक उत्पन्न करे। यानी कि आप साइकिल चलाना जान रहे हो तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप मोटरसाइकिल भी चला लोगे, ठीक है? यानी कि आप साइकिल के मैकेनिक हो तो मोटरसाइकिल के मैकेनिक में नहीं बन सकते हो, ठीक है? टाइम लग सकता है लेकिन आप तुरंत नहीं बन सकते हो। अगले नंबर पे है शून्य अधिगम स्थानांतर। शून्य अधिगम स्थान यानी ना तो बाधा उत्पन्न करेगा और ना ही सहायता प्रदान करेंगे। यानी कि जितना ही कबीर का दोहे का याद करने में टाइम लगेगा, उतना ही रहीम के दोहे में टाइम लगेगा। अगले हमने बात किया था, अगले नंबर पे देखा था, अधिगम के कुछ और प्रकार के थे, जैसे कि एक पक्षीय था, द्विपक्षीय था, लंबात्मक था, डिफ़िकल्टी था। एक पक्षीय में जब हमने बात किया कि कोई एक तरफ से मदद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ से कोई ना करे, तो वह क्या कहलाता है, एक पक्षीय कहलाता है, ठीक है? यानी कि जब हम अधिगम के लिए शरीर के एक अंग का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, एक पक्षीय अंतरण कहलाता है। जबकि द्विपक्षीय की हमने बात करी, तो इसमें जो हमने बात किया, तो यह क्या होता है कि जब जब हम किसी एक भाग से कुछ सीखते हैं तो दूसरे भाग पर ही असर डालता है। यानी कि आप कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई मतलब खाना बनाना सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि एक हाथ से कर रहे हो तो दूसरे हाथ से अगर अगर आपको करना पड़े तो आपको मुश्किल होगा, नहीं होगा ना, वो तो आपकी मेमोरी में जाकर के सेव होता है। तो द्विपक्षीय यही होता है कि अगर आप एक हाथ से सीख रहे हो और जाकर के वही दूसरे हाथ पे क्या हो, आप वही कार्य कर रहे हो, तो वह क्या कहलाता है, द्विपक्षीय की कर रहा है, ठीक है? अगली बात करें लंबात्मक में क्या होता है, लंबात्मक त्वरण जो होता है, अधिगम होता है, इसमें होता है कि ये क्रमबद्ध तरीके से होता है। यानी कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, तो एक लाइन से सीखोगे, यानी कि 5 पढ़ने के बाद, 7 पढ़ने के बाद, यानी कि उसकी अगली कक्षा में जाओगे, ठीक है? डिफ़िकल्टी की बात की तो ये क्या होता है, ना तो धनात्मक होता है, ना तो ऋणात्मक, यानी कि दोनों होता है, ठीक है? अगले बात पे चलें, शरीर के आधार पे हमने कुछ देखा था, तो शरीर के आधार पे हमने 2 देखा था। पहला देखा था एक पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण, दूसरा हमने देखा था द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। इसमें हमने देखा था कि क्या होता है, इसका संबंध शरीर के अंगों से होता है, ठीक है? इसका जो संबंध होता है वो शरीर के अंगों से होता है। जब कोई भी इंसान होता है, जब कभी भी शरीर के एक अंग के एक भाग से कुछ भी सीखकर उसका उपयोग उसी अंग से दूसरे भाग में करता है ना, तो वह कहलाता है अधिगम का स्थानांतर। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए कि अगर कोई आप गेंदा खेल रहे हो, कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, यानी कि आप दाहिने हाथ से कर रहे हो, तो खेलते-खेलते या फिर कोई कार्य करते-करते बाएँ हाथ से भी करने लगो। कोई-कोई इंसान होता है कि दोनों हाथ से लिखने लगता है, तो इसका उदाहरण यहीं पे ये हो जाएगा कि आप एक हाथ से भी लिख लेते हो, तो अगर वही दूसरे हाथ से भी लिख ले रहे हो, तो वह कहलाता है एक पार्श्वीय अधिगम स्थानांतर, ठीक है? अगले की बात करें द्विपार्श्व की हमने बात किया, तो इसमें हमने देखा कि जैसे कि दर्जी ने क्या किया, दर्जी ने अपने हाथ से कोई चीज़ सीखा, लेकिन मशीन अगर चलाता तो पैर से, यानी कि अगर 2 अंगों का इस्तेमाल होता है तो द्विपार्श्व, अब एक अंगों का इस्तेमाल होता है तो एक पार्श्व। अगले की बात करते हैं, अगले के हमने कि क्रिया के आधार पर देखा था, तो क्रिया के आधार पर 3 था, एक था रेखीय, एक था ऊर्ध्वाधर, एक था ऊर्ध्वाधर होता है। रेखीय क्या क्या होता है कि रेखीय मतलब कि जैसे आप हिंदी का इस्तेमाल किए थे, हिंदी वाला एग्जाम्पल देखे थे कि हिंदी पढ़ने के बाद आप संस्कृत पढ़ने में आपको कोई
कोई कठिनाई नहीं होगा, ठीक है, यानी कि समान होगा, कोई ना कठिनाई होगा ना बाधक होगा, तो वह कहलाता है रेखीय। इसे क्षैतिज भी कह सकते हो, इसको समांतर भी कह सकते हो, ठीक है। अगला है ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, जब कोई चीज़ आप निचले स्तर का सीखते हो, उसके बाद में आप ऊँचे स्तर पे जाके, यानी कि आप टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करते हो, उसके बाद उसके ऊपर वाला यानी कि आईसीएस, बीसीएस की तैयारी करते हो, तो वह कहलाता है ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। लेकिन जब तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरे में होता है, इसमें क्या होता है, जब कोई चीज़ आपने ऊँचे स्तर में याद किया, यानी कि ऊँचे स्तर में पढ़ा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, जिससे बहुत लड़के होते हैं कि 4 में 5 में होते तो फेल हो जाते हैं, निचले स्तर पे आ जाते हैं। तो वो यहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल लिख देते हो कि कोई बच्चा है 4 में पढ़ रहा है, अगर वो 3 में आ गया है, तो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊँचे स्तर पे पढ़ करके निचले स्तर पे आ जाना, वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्लास खत्म हो गया है। अगर आपको हमारा क्लास पसंद में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और आपको अधिगम का जो क्लास है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।